तंत्र मतलब हम जो हमारा जो खाना पचाने वाला अंग होता है उसमें पीएच का कार्य क्या होता है। तो देखो ध्यान से, होता क्या है, जब हम लोग खाना वाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा जब खाना खा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो शुरू से पढ़े उनको पता है HCl होता है। पेट मतलब अमाशय में, अमाशय को ही पेट कहते हैं, तो उसमें क्या होता है HCl होता है। तो उसी HCl से अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? अम्ल निकलता है। और जो हमारे पेट में निकलता है उस HCl का pH मान होता है 1.2 नियर अबाउट। कितना होता है भाई? हाँ, क्या होता है? लगभग कितना होता है? 1.2 क्या होता है? pH मान होता है किसका? हमारे पेट में जो क्या होता है, हाँ, तो ये ना समझ में आया? तो अब ध्यान दो, हाँ हार्ड हो जाए, बहुत ज़्यादा जरा है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, समझिएगा क्या कर रहा है। हमारे पेट में क्या है? HCl है, ये तो शुरू से पढ़े हैं जो लोग जान रहे हैं। HCl क्या करता है? अम्ल निकालता है, ठीक है, अम्ल निकालता है। अम्ल क्या होता है? अम्ल निकालता है। और ये कहाँ निकालता है भाई? नहीं सर, बस इतना बोला, अम्ल निकालता है। देखिए, ये अम्ल जो होता है 1.2 होता है। कितना होता है? 1.2। अब सोचो जरा, 1.2 का मतलब समझ रहे हो? बहुत हार्ड है, लेकिन ये बिना पेट को हानि पहुंचाए ये क्या करता है? अपना कार्य करता है। कार्य कौन सा करता है? भोजन जो आता है उसको तोड़ने का, एक तरह से देखो, सुनिए, काटने का काम करता है। तो यानी समझ में आया कि देखो, हार्ड होने के बावजूद भी ऐसा सिस्टम है। हमने आपसे पता नहीं बताया था कि नहीं, हमारा जो पेट है ना, जो अमाशय है, अमाशय का जो बाहरी दीवार है, सॉरी आंतरिक दीवार है, समझिए ये पेट के अंदर की बात कर रहे हैं, अमाशय है और यही अंदर का भाग है। तो अंदर दीवारों में ऐसा केमिकल होता है कि जो HCl को कम कर देता है। किसको? जो उसमें से हमने निकलता है उसके गुण को यह क्या कर देता है? कम कर देता है। तो जिसकी वजह से ये पेट की दीवारें, आंतरिक दीवारें प्रभावित नहीं होती है। अगर वही वो, यानी समझ सकते हो, यहाँ से क्षार निकलता होगा। तो समझ में आए? तो सिंपल सी बात, हमें वो नहीं पढ़ना है, हमें बस ये जानना है कि यहाँ से क्या निकलता है? 1.2 अम्ल निकलता है, लगभग इतना मतलब निकलता है एसिड, और ये भोजन को पचाने का कार्य करता है और हमारे पेट को कोई हानि ना हो पहुंचता। लेकिन जब हम खाना खा लेते हैं तो क्या होता है? वो भोजन, कभी कभी भोजन पचता नहीं है। तो जब नहीं पचता है तो पेटवा को इंडिकेट मिलता है, यानी HCl को इंडिकेट मिलता है, भाई ये जो खाना है पच नहीं रहा है, और ज़्यादा क्या निकालो? अम्ल निकालो। तो ध्यान दो, ये क्या करने लगता है? ऐसे में बहुत ज़्यादा अम्ल प्रोड्यूस करने लगता है। ये अम्ल नहीं, देखो ध्यान से, कब? HCl का काम क्या होता है? अम्ल निकालना। अम्ल क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो ऐसे में आपने खाना खाया है और खाना नहीं पचा है, तो वो क्या समझेगा कि जितना मैंने अम्लवा निकाला कम है ना, वो यही ना समझेगा। तो वो, और जैसे कि अगर आपको दीवार ढकेलने के लिए कहे, आप भेज ढकला कर, ठीक है, अगर नहीं ढकलाएगा तो पूरा जांघा लगाएंगे। क्यों? आपको लगा कि नहीं ढकला। उसी तरीके से जो HCl है अपना पावर लगाता है, उसका पावर क्या है? अम्ल है। तो नहीं हो पाता है, जब खाना नहीं पचता है तो ज़्यादा अम्ल निकालता है। तो जब ज़्यादा अम्ल निकालता है तो अब ध्यान दो, अधिक मात्रा में अम्ल बनने लगा तो ये जो पेट की दीवारें हैं वो उसको रोक नहीं पाती है। तब इसी अम्ल की वजह से अब ये पेटवा क्या होने लगता है? दर्द करने लगता है। समझ में आया? तो जब ढेर का अम्ल निकलने लगता है तो पेटवा क्या होने लगता है? दर्द करने लगता है। तो समझ में, अब कोई पूछे कि जब खाना हम अधिक खा लेते हैं और वो खाना नहीं पचता है तो पेट दर्द क्यों करने लगता है? क्योंकि उस समय अम्ल बहुत ज़्यादा निकलता है और अम्ल क्या करता है? काटने का कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे पेट में दिक्कत हो रही थी, यानी कहीं ना कहीं उसकी वजह से हानि हो रही थी, जिसकी वजह से वो क्या होने लगा था? दर्द होने लगा था पेट। समझ में आया? तो ऐसे कंडीशन पे एक आपको मेडिसिन दुकान पर से ले ली जाती है, उसका नाम एंटासिड। क्या है? एंटासिड। ये एंटासिड आप जाते हैं, अगर आपका भोजन नहीं पचा है और आपको दर्द हो रहा है उसकी वजह से, तो डॉक्टर क्या देता है? एंटासिड होता है। इस एंटासिड में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है, देखिए ध्यान से, यहाँ MgOH ट्वाइस लिखा है ना, देखिए ध्यान से, MgOH ट्वाइस। ठीक है, ध्यान दो बाबू, अगर आप लॉजिकली समझो, देखो ये कर क्या रहा है, इसी का नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
समझो, डॉक्टर ने क्या दिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया। अब देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है, OH है, क्या है OH है। देखिए अम्ल निकल रहा था, डॉक्टर ने क्या दिया, OH दिया है। तो जो ही OH गया ओके कम कर दे, ससुर पिरवावत हवा तो दर्द होता ना तो उजाई ओके, मतलब ओकर काम धाम तमाम कह दी ना, कोई दिक्कत। तो आज समझ में, यानी कि जो एंटासिड होता है उस एंटासिड में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, कोई दिक्कत, पक्का ना। और इसी का नाम एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है जी, याद रखना, ये पूछता है, कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला बताइए, तो क्या बताएंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आया समझ में। और इसे ट्वाइस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ट्वाइस। जब ब्रैकेट के बाहर लगा तो उसे क्या कहते हैं, ट्वाइस। तो अपने आप को ये समझ में आई, अपने आप को समझ में आ गया कि सच में पेट दर्द कैसे करता है, कैसे दर्द करता है। एक मिनट के लिए सुन लो। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जब क्या होता है, वो भोजन नहीं पचता है तो हमारे पेट यानी अमाशय में HCl होता है। वो HCl क्या करता है, अधिक मात्रा में क्या अम्ल निकालने लगता है। उसी अम्ल की वजह से हमारा पेट क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो जब हम डॉक्टर वहाँ जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या देता है, एंटासिड देता है। और उस एंटासिड में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। अब थोड़ा सा हम लोग टेक्निकली समझे तो क्या किया है, पेट से अम्ल निकल रहा था। आपको पता है हम लोग को कौन मारता है, क्षार। तो अगर अम्ल में क्षार दे दे तो उसका गुण खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या होता है, क्षार होता है, वो जाके अपना काम तमा कर देता। कोई दिक्कत, अच्छे समझ में आएगा। तो याद रखिएगा, हम पूछेंगे जब पेट में भोजन नहीं पचता है, जब दर्द होता है तो कौन सा टैबलेट दिया जाता है, एंटासिड। आज जो नहीं बताई ओके हम क्या करब पता नहीं, एंटासिड करब। चलिए, पीएच के परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दंत क्षय मतलब देखिए, क्षय मतलब यानी खत्म होना। क्षय मतलब क्या होता है, खत्म होना। ये चीज़ें हम लोगों ने जहाँ दांत वाला चैप्टर था वहाँ पढ़े थे, जहाँ दांत के बारे में पढ़े थे, जो बच्चे पढ़े हैं वो समझेंगे। तो देखिए, दंत क्षय पीएच की वजह से हमारा दांतों का क्षय कैसे होता है। देखिए दांत है मतलब ये दांत धीरे धीरे कटने लगता है, यानी सड़ने लगता है। कैसे, आप अरे वो अम्ल क्षार ज्यादा, हाँ देखिए ध्यान से, क्या होता है पता है, नहीं आपकी बातें सही है। क्या होता है, आपने खाना खाया है, कहती है नहीं खाएं, हाँ इसी का हाँ का इसी कहते हैं ऐसी कहती है नहीं खाएं जी। देखिए आपने खाना खाया, तो जब आप खाना खाते हो तो भोजन के कण यहाँ पर रह जाते हैं, जिसे कहते हैं इनेमल, यानी ये लिखा है इनेमल। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो दांत है जो आपको वाइट दिखाई दे रहा है ना, उसी को क्या बोलते हैं, इनेमल। ये हमने दांतों में पढ़ाया था। तो इसी पे क्या होता है, एक्चुअली में जो ये इनेमल होता है हमारे दांतों का क्या करता है, रक्षा। हमन कह रहे हैं दांत है, ये दांत नहीं, ये दांतों का परत है। क्या है, दांतों का क्या है, परत है। ये हमारा क्या करता है, रक्षा करता है दांतों का। तो ऐसे में होता क्या, जब हम खाना खाते हैं तो भोजन के कण कहीं न इकट्ठा होते हैं, और जब इकट्ठा होते हैं तो धीरे धीरे अम्लीय होने लगते हैं। और जब अम्लीय होंगे तब क्या होंगे, तब वो धीरे धीरे दांतों को क्या करने लगा, काटने लगेगा। यानी वो कहते हैं सड़त, यानी सड़त नहीं, उसको काटता है। किस, क्योंकि भोजन आपने खाया तो धीरे धीरे जब भोजन वहाँ जमता है तो क्या होता है, अम्लीय होता है। इसके पीछे भी रीजन होता है वो क्यों अम्लीय हो रहा है, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो अम्लीय हुआ तब धीरे धीरे सड़ने लगता है, समझ में आया। तो तब ऐसे में हमें ऐसा चीज़ चाहिए जो क्षार का काम करे और जाए उसको सही कर दे। तो ये समझ में आया ना कि दांतों का क्षय कैसे होता है। और अगर कोई पूछे हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, इनेमल है। क्या है, क्या है, इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है, पदार्थ की बात करेगा तो क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है। कोई दिक्कत, इतना समझ में आया कैसे होता छरा। अब ये कह रहा है कि इससे बचाव के उपाय क्या है। रात में या तो जब आप खाना खाइए 2-3 बार कुल्ला कर लीजिए, या हम लोग खाना वाना खा के इसे सो जाते हैं
ओकरे बाद कीटाणु अपन काम करे ना तो कीटाणु को मजा कम करते हैं। अरे ठीक है अरे तू देखे हम तो के थोड़ी जाते हैं 100 में 99% लोग हम एक दूसरे को देख के हाँ एक दूसरे को देख के हंसते हैं, कमुआ हुआ करेंगे। तो सुनो ध्यान से, तो जब भी आप खाना खाएं तो 2-3 बार कुल्ला कर लें। क्यों कर लें कि 2-3 बार जब कुल्ला करेंगे, एक बार नहीं, एक बार में हुमचाक नहीं करो एक बार में नहीं निकलेगा, आराम से ना करते हैं। तो जब आराम से आप करेंगे 2-3 बार में वो निकल जाएगा, तो ऐसे में दांतों का क्षय होने से बच जाएगा ये। या फिर हम रात में सोते वक्त टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। किसका करें? टूथपेस्ट। वो भी कैसा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना, उसमें किसकी मात्रा होनी चाहिए, कोई बताए? क्षार की मात्रा होना चाहिए। किसकी मात्रा होना चाहिए? तो हमें ऐसा टूथपेस्ट खरीद के लेकर आना चाहिए जिसमें अधिक मतलब क्या हो, क्षारीय हो। तो जब का क्लोजअप है, कोलगेट है, नाना सब में क्षारीय होता है। ठीक है हाँ तो ध्यान दीजिएगा। तो वह सड़ा है ना, तब अच्छे से यूज करना। लड़कियां दांतों को चमकाने के लिए पता किसका यूज करती है? बालू का। बालू के ऐसी हमारे ही बहन के ले लो, ओकर दांतवा थोड़ा करियर है तो रोज शीशा में देख के ऐसी अजीब होती है सच में। जाके वही है मेरी बुआ, पूछ लेना। अब हमें दांतों के क्षय के बारे में पता चल गया और हमने ये देखा कि हमारे पेट में दर्द कैसे होता है। अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं पीएच मान 1 से लगाए कहाँ तक होता है? 14 तक होता है। 1 से लगाए कहाँ तक होता है? 14 तक। तो ध्यान दो 14 तक होता है ना। अब ये जो बात है तो सब कोई सब नहीं, अगर 14 हो जाए तो हम नहीं झेल सकते हैं, या फिर 2-3 हो जाए तो हम नहीं झेल सकते। जैसे हमारे चीज़ों में जो पीएच मान होना चाहिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग कितने पीएच मान को झेल सकते हैं? 7 से लगाइए 8 तक के पीएच मान को हम झेल सकते हैं। कोई चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं तो 7 से लगाइए कहाँ तक होना चाहिए? 8 तक। और उससे कम बेसी हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। जैसे हम लोग पेप्सी पीते हैं, पेप्सी का पीएच मान 4 होता है। कितना होता है? 4। और ये हम क्या चीज नहीं सही है क्या? देखिए पेप्सी का पीएच मान कितना होता है? 4। यानी कि अम्ल का मतलब समझते हो? तेजाब। अम्ल का सीधा मतलब क्या होता है? तेजाब। अब जो पेप्सी में तेजाब की मात्रा ज़्यादा होती है और हम लोग थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए हम लोग पेप्सी घट पी रहे हैं, तो याद रखना उसमें क्या है? तेजाब है। मत पीजिए तो ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा आपकी पाचन तंत्र पे इफेक्ट डालता है। तो ऐसा में ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग इतने तक का पीएच मान झेल सकते हैं। ये समझ रहे हो? झेल सकते हैं मतलब हाँ, जो भी चीज़ें हम खा पी रहे हैं उसका पीएच मान इतने से इतने के बीच में होना चाहिए। यानी कि वो न ज़्यादा अम्लीय हो न ज़्यादा क्षारीय हो। अम्लीय तो एकदम नहीं ससुरा लिखा है। चलिए ध्यान से। हाँ अब सुनिए ध्यान से, आगे बढ़े। और क्या कह रहा है? बारिश का पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। कैसे जानबू? हम बताओ थे। पानी लेकर आइएगा, पानी को ले आके उससे सर्वव्यापी सूचक लाइएगा, वही पानी हम डाल दीजिएगा जो बारिश का, तब आप चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है? तो 5.6 से कम होगा अम्लीय वर्षा। मैं क्या कर रहा हूँ? सुनेंगे ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर बारिश हो रही है, अगर उसका पीएच मान 5.6 से क्या हो गया? कम हो गया, तो वो कौन सा वर्षा होता है? अम्लीय वर्षा। और ये अम्लीय वर्षा क्या करता है? सारे समस्त जीवों या पेड़ पौधों को क्या पहुंचाता है? हानि पहुंचाता। क्यों? अभी हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग केवल यहाँ से यहाँ तक झेल सकते हैं और ये तो बहुत कम हो गया ना। तो समस्या है ना? कोई दिक्कत? कह रहा दिक्कत है। पॉइंट पे आ जाए। पॉइंट की बात यह है कि अगर जो मिट्टी का पीएच मान हो या फिर जल का जो पीएच मान है, अगर आवश्यकता से ज़्यादा कम हो गया तो भी हानिकारक है। क्यों? अगर मिट्टी का जो पीएच मान है बहुत कम हो गया तो क्या उपज होगी? अम्लीय होगा, बहुत ज़्यादा अम्लीय, तो पेड़ पौधे और बीज भी नहीं हो पाएंगे। बिया गड़बा का पता कि नष्ट हो गए, गल के खत्म। अरे ससुरा 5000 के बिया लाई एक को जम्बा नहीं कर। सुनिए ध्यान से, अगर
पीएच 10, अगर पीएच का मान इससे कम हो जाए तो देखिए क्या होगा, अम्लीय वर्षा होगा, यानी कि सब कुछ काटने लगेगा। तो अब ध्यान दो, वही बारिश हो रही है, कहाँ जाएगा, पानी में जाएगा, वही बारिश हो रही है मिट्टी में जाएगा, वही बारिश हो रही है पेड़ पौधों को गलाएगा। अब ध्यान दो, ये जो पानी है कैसी हो गई है, अम्लीय हो गई है, अम्लीय वर्षा होने की वजह से। तो अब ये मान लीजिए अगले जन्म में हम हाथी थे, गए पानी पीने, प्यास लगी है, हाथी गई पानी पीने, प्यास लगी है, तो अब वो पानी कैसा है, अम्लीय है। तो जब पिएगी उसको हानि होगा कि नहीं। तो ऐसे ही हम गए थे, पिए थे, मर गए, तब इंसान का जन्म पा गए हैं। सोचो मक्खी थे, हाथी पानी पिया, जो भी हुआ, तो मतलब समझ में आ गया इस तरीके से जो जीव जंतु हैं सबके लिए क्या है, हानिकारक है। तो हमें ये समझाना चाह रहा था कि जो पीएच वैल्यू है अगर बहुत ज़्यादा कम होने लगेगा तो क्या है, हानिकारक है। कहाँ होता नहीं है, हई कह रही होता नहीं है। कभी कभी इतना खतरनाक अम्लीय वर्षा होता है कि क्या होता है कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। तो कहोगे सर एक मिनट, पेड़ पौधे होते नष्ट होते हैं लेकिन जानवर भी तो नहीं मरे ना। ऐसा कई बार होगा, तब ऐसा कई बार हो, फिर अम्लीय वर्षा हुआ, फिर 5 दिन बाद फिर अम्लीय वर्षा, फिर अम्लीय वर्षा, तो कहते ओ माय गॉड, भगवान का हो गए, गुस्सा आ गए हैं। बोलिए क्या कर रही हैं, कैसे जानेंगे अम्लीय वर्षा होगा? अच्छा नहीं चुप रहिए, वो देखिए क्या करिए। पहली बात एकदम बता रहे हैं, साइलेंट हो जाएंगे, बता रहे हैं। पहली बात तो हम खेतों का दुर्दशा देख के ही समझ जाएंगे कि क्या हुआ है, अम्लीय वर्षा। वो एकदम खेतों का क्या हो जाएगा, बता रहे हैं। क्षारीय होगा तो उतना कोई इफेक्ट भी नहीं पड़े, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर क्षारीय होगा, बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा क्षारीय होता नहीं है बारिश, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्या होता है, कम ही होता है, कम होता है। इसलिए कभी आपने सुना क्षारीय वर्षा, कभी सुना है, अम्लीय वर्षा ही सुना। क्यों, क्योंकि हमेशा जो वर्षा होती क्या होती है, अम्लीय वर्षा, क्षारीय वर्षा नहीं हो पाती है। तो अब सुनो, एक तो देख के, और दूसरा आपको अगर लग रहा है कि पता नहीं अम्लीय हो कि क्षारीय, तो बारिश का जो पानी हुआ उसे किसी डब्बे में स्टोर कर लो, स्टोर कर लिए, उसके बाद जो चेक करने वाला होता है उसी से चेक कर लो, उसी से क्या कर लो, चेक कर लो, पता नहीं चल जाएगा कि अम्लीय की क्षारीय। कैसे पता चलेगा, मान लीजिए आपने चेक किया और उसका पीएच मान कितना आ गया, 5 आ गया, तो इससे कम है कि नहीं, अगर इससे जो ही कम है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय। तो कहोगे सर हम कैसे जाना 5 आया, कैसे आएगा ना, कैसे जानू। तो उसके लिए आपको जाके खरीदना होगा सर्वव्यापी सूचक, ठीक है, ऐसे डलबू है, ऐसे तुरंत अच्छा इतना है कर मान है, चलिए का हाँ लिखा रहता है। आपको मैंने कहा मेरे जाके यूट्यूब पे वो वीडियो जरूर देखना, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब सुनिए, आत्मरक्षा, आत्मरक्षा मतलब सेल्फ डिफेंस, यानी अब ध्यान दीजिएगा। वो क्या कह रहा है, हेडिंग का मतलब कौन सा समझाएगा हमको, हेडिंग का मतलब कोई समझाएगा, समझाइए। चुप, संजना समझाएगी, हो वाली बात बताओ क्या चीज, ठीक है, और कोई समझाएगा, हम समझ गए, आपने समझा दिया सारे में। हाँ एकदम जंतुओं द्वारा शरीर में रसायन, जैसे उनसे पहचान सकते हैं कि अपनी रक्षा कैसे करें। और बोला हो, अरे पूरे तो तुहार हो गई लीन, और बोल के सुन ले। अब जैसे कि हम पौधों का हाल देखकर देख के हम बता सकते हैं वो अम्लीय की क्षारीय है। चूहा था सर, बिना देखे बता सकते चूहा था कौन, चूहाइन थी, चूहाइन वो है घर। अब देखिए ध्यान से, नहीं उसके कहने का मतलब क्या है, कुछ जंतु होते हैं और कुछ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, कुछ रासायनिक केमिकल होता है, यानी कुछ केमिकल होता है जिसके द्वारा अपने आप को रक्षा करते हैं। जैसे सांप, उसके अंदर क्या है, केमिकल है, उसी केमिकल से अपने आप को रक्षा करता है। अगर वो करे अंदर केमिकल है तो हमन कोई खेलती है ऐसी नागिन डांस कहते नहीं, हाँ नागिन डांस करते रहे। कब जब उसने रक्षा किसे किया, अपने रसायन द्वारा, क्या हाँ गिरना लगता है। अरे ठीक, अरे दादा हम गिरना लगा, लेकिन बहुत मिले पकड़ ले रहे। अरे कोनो लड़की करी हमारा फेवरेट सांप होना है। हाँ बहुत लड़कियां कहती हैं कि हमारा फेवरेट क्या चीज़ है, स्नैक है। हम कह रहे हाँ होता भाई, उनके लिए पाला
सच में बहुत लोग होते हैं जिनके फेवरेट होते हैं, जैसे चींटी उटी काट लेती हैं तो दर्द होता है, वो भी उसके अंदर केमिकल है ना, उसकी वजह से वो अपना रक्षा करे। ऐसे बिच्छू काटता है, मत समझ में आया ना कि ओकरे कारण मतलब क्या है? कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जैसे जो जिसके अंदर क्या होता है केमिकल, एक पेड़ और देख हो गए, जैसे सुनबा बताओ थे कुछ ऐसे होते हैं, ऐसा जाओगे ऐसे छुआओगे तो छुआने के बाद बहुत तेज दर्द होने लगता है। ये मत सोचो कोचाई ले तब दर्द हो रहा, उसमें केमिकल था, खुजली उजली भी। मने हेडिंग का मतलब समझ में आ गया। अब ओकरे अंदर पढ़े कि कुछ स्पेशल है जिनके बारे में बात कर रहा है कि इससे कौन सा केमिकल निकलता है, उसे पढ़ना और एग्जाम में याद करके टिक लगा देना है। तो अभी हमें पढ़ना है चींटी से क्या निकलता है, और मतलब एक वृक्ष होता है, कांटे नुमा होता है, ऐसा ढक्कन, ऐसा जो छुएगा ऐसा तुमको बंद कर लेगा। मतलब ये सुनिए ध्यान से, कह रहा है ये एक सुन लो, बिच्छू बूटी। देखिए बिच्छू बूटी क्या है, एक पौधा है, ये इसके जो बाल होते हैं और उसमें क्या कहते हैं बाल की तरह, मतलब उसमें क्या होते हैं कांटे होते हैं। तो ध्यान सुनिए ध्यान से, वही बाल की तरह कांटे मतलब पतले पतले क्या होते हैं कांटे होते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा आप तो जो ही आप ऐसा करेंगे ऐसा उसको आपको चुभो देगा, और जो ही चुभ होगा आपको दर्द होगा। वो दर्द क्यों होगा? मेथेनोइक की वजह से। किसकी वजह से होता है? मेथेनोइक की वजह से क्या होता है। अब एक बात तो मेथेनोइक का यहाँ फार्मूला, मेथेनोइक अम्ल। अब मैं पूछूंगा जो बिच्छू बूटी होता है, वो जब उसको उसके कांटा हमारे शरीर में लगता है, डंक मारता है, तो क्यों दर्द होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। और पता है अम्ल की वजह से जलन होता है, और वही जलन हमें लगता है क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। कोई दिक्कत? बिच्छू बूटी हाँ क्या कर रहा है? बेकिंग सोडा। अभी हम लोग बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, कह रहा है सुनबू, ये उसका डंक लगा, उस डंक में क्या था? अम्ल था, और हम क्या लगाएंगे? बेसिन ना, ये ससुरा बेकिंग सोडा का नाम सुनोगे? अरे बा बेकिंग सोडा ना जान का, अबे जो रसगुल्ला घर बनता है उसमें यूज होता है। वो में बेकिंग सोडा जो हुआ, बेकिंग सोडा जब आप लगाएंगे तो दर्द में राहत मिलेगी। क्यों? उसने दिया है अम्ल, बेकिंग सोडा में है क्षार, तो अम्ल क्षार मिलके गुड़ खत्म हो जाएंगे, तो दर्द है या नहीं होगा? लेकिन समय से पहले जो ना एक चीज से, और बेकिंग सोडा से और डंक प्लांट से हम उस दर्द को सही कर सकते हैं। काटा किसने? बिच्छू बूटी ने। अब उसी जंगल में हमें कौन सा पौधा मिलेगा? डंक प्लांट। ये डंक प्लांट उसकी पत्ती को तोड़ के रगड़ देंगे कस के, तो दर्द क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा? क्योंकि डंक प्लांट में क्या है? क्षार की है। तो मैं पूछूंगा, अभी तो आपने कहा, मैं पूछूंगा, ये क्वेश्चन बता रहे ना इंपॉर्टेंट है, पूछूंगा बिच्छू बूटी काटेगा तो क्या लगाएंगे? बेकिंग सोडा। अब पूछेंगे किसका पत्ता लगाएंगे? तो डंक प्लांट का। हाँ जान, पत्ती किसका पत्ती का है? भक, अरे नहीं, बिच्छू बूटी काटेगा मतलब वो, देखिए काटेगा कौन? बिच्छू बूटी। किस का? बेकिंग सोडा और पत्ती। कैसे बोलो? हाई तेन का कही बोलो, तू इतना धीरे से कह लो का करी। आप लोग अगर कम बोलते तो फिर सब हो जाता। देखिए हमारी बात सुनेगा, क्या काटेगा? बताओ थे, चुपचाप रहिए। डंक प्लांट है, ध्यान दो, जंगल है, हम घूमने गए हैं, तो इसी से हम टकरा गया मेरा हाथ, तो इसने डस लिया, वो दर्द हो रहा है। तब तक हमारे दोस्त कही अबे ससुरा हेके लगा, हेके तोड़ेगा, ऐसे इसका पत्ता लगाएगा। किसका? डंक प्लांट के। डंक प्लांट दूसर है बे ससुरी, यही नाम लिखल बिच्छू बिटू, वो दूसर है, और ये क्या है? दूसरा पौधा है। ये दूसरा पौधा है और ये दूसरा पौधा है। आज समझ में? तो हेकर पतवा जब रगड़ देंगे तो दर्दवा खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसके पत्ता में क्षार की मात्रा। आयुर्वेदिक दवा है उसके लिए। हाँ कितना नीक हो तू ना। बेकिंग सोडा कौन खोजेगा? तब काटे थे। हाँ तो ये खोज लीजिएगा नहीं? हाँ वो मिल जाएगा। देखिए
बोला है अक्सर, वहाँ लिखा नहीं है, लेकिन अक्सर जो होता है जहाँ है होता है वहीं है होता है, जहाँ प्रॉब्लम होता है वहीं सॉल्यूशन होता है। तो बे सच बता, नेचर जो है सही बता रहे हैं, सब कुछ सोच समझ के बनाया है। नहीं अब देखो क्या लिखते हैं, पॉसिबल के आगे क्या था, इम्पॉसिबल, इम को हटा दो पॉसिबल हो गया, असंभव से संभव हो जाता है। यार गजब क्या। अरे मतलब देखिए जब भी प्रॉब्लम आती है तो समझ जाएगा कि आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ बी आर सीरियस, अगर आपके साथ जब भी कुछ गलत हो रहा है तो ये समझिएगा अच्छा होने के लिए गलत हो रहा है। कौनो बात कहो कि आपके साथ है गलत हुआ था, हम एग्जांपल देके बता दे रहे हैं इसलिए हुआ था और ये अच्छा हुआ आपके साथ, एकदम बुरा हो तो क्या होगा? वो तब वो उसके लिए अच्छा है। हमसे बताओ जिंदगी एकदम खत्म कोई कर लेता है क्या। हाँ उसके साथ वो इंडिकेट करता है आपके साथ कोई अच्छा चीज होने वाला। बस फर्क ही इतना है कि आप पहचान लो कौन सा अच्छा हो रहा है और वही कर लो। हाँ बुरा तो होता है, अच्छा होता है। समझ रहे हो ना हमारा इशारा, समझो। आप समझाते हैं बड़ी बढ़िया से। ए मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण तेज दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग पे बेकिंग जैसे दुर्लक्षण। अरे जाकर घरे पढ़ लियो, सब कुछ तुमको समझ में आ गया ना, जो भी चीज़ था का पढ़ लीजिए। हुआ कि कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए कैसे देखा तो छोड़ देली तो पाप कर देली का। हाँ हाँ पुण्य कर देली। देखिए ये चीज़ें क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब जो वहाँ पर लाल लाल लिखा है और जो लिखा है लाल नहीं लिखा है सर, गुलाबी, गुलाबी वो क्या है, वो क्वेश्चन है, लास्ट में जब ख़त्म होगा तब उसको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब मुन्ना हम ये पढ़ने जा रहे हैं। देखिए है, देखिए सूचक लिखा है, सूचक हम पहले ही बता दिए हैं। है क्या लिखा है, सर्वव्यापी सूचक लिखा है, यो हम पहले ही पढ़ा दिए हैं। ठीक है आते आते हैं। हाँ सूचक और सर्वव्यापी सूचक पढ़ाना ही दिए हैं। बोल भाई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण भी हम पढ़े हैं तो खड़ी जाए, हाउ खड़े जाओ। उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे कहते हैं, तू जाके घास छील तू और गाय भैंस रख ले तू तो बहुत फायदा रहा है। तो जा घास छीलिया, रिया तू खड़े जाओ। उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे कहते हैं। अच्छा बैठ के बताइए। जो तुम बताओ। सर हम हाँ सर जो अम्ल और क्षार एक दूसरे के मतलब उसके क्या बोलते हैं, एक दूसरे के गुण को काट देता है। हाँ मतलब खत्म कर देता है। वो क्या कहता है, बैठ जा होके रहा पता है तोके तो काट दे, बोटी बोटी काटब ना लायक। हाँ। देखिए ध्यान से उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो उसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जल कहते नहीं है नहीं, हमको कुछ नहीं, ये सब बातें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। बस ये जान लो कि अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिकरण। हम नहीं कहा थी का प्राप्त होता, हम ही करें, हम करें कौन सा अभिक्रिया, अम्ल क्षार जब मिलते हैं तो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उस दौरान हमें जल और लवण प्राप्त होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा है, इस पे नहीं समझाए। अच्छा तुम पूछियो समझाए। देखिए अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करता है, अम्ल और क्षार जब आपस में मिलकर अभिक्रिया करते हैं, इसी को हमें क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक लाइन में तब का भुकवावत हो। अरे हमने कहा चाहे जल लिखो चाहे लवण पर लिखो, कोई दिक्कत। अरे भाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ये याद रखिएगा, चाहे आप इसको यहाँ लिखिए चाहे इसको यहाँ लिखिए, कोई गलत होने वाला नहीं है। ठीक है दोनों चीजें सही है। ठीक है ऐसा लिख दे, हम यही वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है इसलिए मतलब तुम्हारे ट्रस्ट के लिए कि वीडियो दिखा देंगे कि हाँ ऐसा भी होता है दूसरों को। चलिए उदासीनीकरण उसमें क्या होता है ये समझो। ठीक है यही थोड़ा सा कठिन है। क्या कर रहा है, जब एक मोल अम्ल मतलब ध्यान दीजिएगा, एक मोल अम्ल बता रहे हैं क्या होता है, जब एक मोल अम्ल और एक मोल क्षार। देखिए अम्ल इसमें भी है, अम्ल है और क्या है, क्षार है। उदासीनीकरण वो भी है और उदासीनीकरण ये भी है, लेकिन इसमें उष्मा का नाम जोड़ दिया। तो ध्यान दिया
जब अम्ल और क्षार के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया करता है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्या करता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया करता है तो उत्सर्जित ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं, उसके मिलने के बाद जो उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई, कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान जो ऊष्मा जो उसमें से प्राप्त हो रहा है, इसी ऊष्मा को प्राप्त करने को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण ऊष्मा। ठीक है, इसमें ऊष्मा बस आ गया है। ठीक है, लेकिन देखा उसमें भी अम्ल था, इसमें भी अम्ल, क्षार अम्ल दोनों था, लेकिन यहाँ कह रहा 1 मोल। यहाँ एक नाम दिया है 1 मोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 मोल। क्या कहलाता? ध्यान दो, एग्जाम पर समझते। अब क्या कर रहा है? 1 मोल मतलब देखिए HCl है, HCl के 1 मोल यहाँ है। कितने हैं? 1 मतलब मोल मतलब अणु। HCl के कितने अणु हैं? 1 अणु। तो ध्यान दो, अगर 2 होता तो ये क्या कहते हैं? 2 अणु। तो 2 मोल। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? 1 मोल ही लेना है। 2 मोल वाला होगा तो हम वहाँ काम नहीं करेंगे, 3 मोल होगा तो पर नहीं। तो ध्यान दो, ये क्या है? अम्ल है और ये क्या है? क्षार है। इसके भी 1 ही मोल है, उसके भी 1 ही मोल। तो मोल का फंडा समझ में आया? तो ध्यान दो, इसके दौरान जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों क्या है? प्रबल हैं। तो जब दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं तो आपको पता है लवण और क्या मिलेगा? जल मिलेगा। आपको पता है कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं लवण और जल प्राप्त होता है। और ये जरूरी नहीं है कि जल मिले, कभी कभी ऐसा होता है जल नहीं मिलता, केवल क्या प्राप्त होता है? लवण। लेकिन लवण पक्का मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, ऐसा हुआ। देखिए कोचिंग इसीलिए किया जाता है कि जितना डाउट हो उसको बताया जाए। अब ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा होगा तो इस दौरान इतना ऊष्मा उसमें से निकलेगा, यानी ऊर्जा कितना? 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा उसमें से निकलेगा। तो याद करिएगा कि जब, हाँ याद करना पड़ेगा, सुनो ध्यान से, कब? ये कब एकदम फिक्स है? जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करते हैं और 1-1 मोल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1-1 मोल। तो इतना ऊर्जा हमें निकलेगा। कोई दिक्कत? इतना ऊष्मा, दिक्कत है ना? अब फिर यहाँ ध्यान दो, ये क्या अम्ल है और ये क्या है? क्षार। यहाँ पे भी 1 मोल है, यहाँ पे भी क्या है? 1 मोल। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इधर उधर दिमाग भटका के क्या मिल जाता है। वाह 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 वाह। अब ध्यान दीजिएगा, आप नहीं वाह वाह करें पड़ता, क्या करिए? तो ध्यान दो, ये भी ये क्या है? दुर्बल अम्ल है और क्या है? प्रबल क्षार है। तो अब देखो यहाँ पे भी ये बना है और यहाँ पे ये क्या है? लवण है और क्या है? क्षार। अरे नए जाना जल है, क्षार का वाले तो है। तो देखिए लवण और क्या है? जल है। एक का नाम हम लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर ऊर्जा क्या हुआ है? अब ध्यान दो, अरे महाराज रुझे 13.7 किलो कैलोरी और यहाँ पर कितना मिला है? 13.7। अरे नहीं, हम कुछ कह नहीं रहे हैं। 13.7 और यहाँ, हाँ अब ध्यान दीजिएगा, आ जाइए पॉइंट वाली बात। हम चाहते तो आपको रटवा दे देते ना, कुछ बातें बी आर सीरियस, कुछ बातें बताना चाहते हैं हम चाहते तो हम कहते देखिए दुर्बल अम्ल और क्या प्रबल क्षार में मिलेगा तो थोड़ा सा कम वो निकलेगा ना। तो आपके बुक में नहीं लिखा है कि क्यों ना, हम चाहते तो बस इतना बता देते। बी आर सूर्य हम बता के छोड़ सकते हैं कि जब दुर्बल अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा तो जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो उदासीनीकरण होगा, लेकिन जो ऊष्मा निकलेगा इससे थोड़ा कम निकलेगा। तो सवाल पैदा होता है सर क्यों कम निकला, क्यों कम निकला? तो देखिए ध्यान से, क्यों? दुर्बल अम्ल का परिभाषा कोई बताएगा क्या होता है? दुर्बल अम्ल का परिभाषा नमस्कार आपने बताइएगा। दुर्बल अम्ल का परिभाषा जो पूरी तरीके से जिसके आयन जल में वियोजित ना हो, जो जिसके आयन जल में पूरी तरीके से घुले ना, वही क्या कहलाता है? दुर्बल अम्ल। तो आपने पढ़ा है। और जो पूरी तरीके से जिसके आयन वियोजित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रबल। हमको ये आ जाता है, इसे डब्बा रख के समझाए थे ना। देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ है तो ध्यान दो, थोड़ा सा कम हुआ है ना, ऊष्मा कम हुआ। क्यों कम हुआ है? देखिए दुर्बल अम्ल है
इसके आयन क्या जल्दी से घुलेंगे? तो इसी के आयन को घुलाने के लिए ऊर्जा यहाँ खत्म हो गया है। दुर्बल अम्ल के आयन को घुलाने के लिए ऊर्जा थोड़ा सा क्या हो गया है? खत्म हो गया है। इसलिए यहाँ पे ऊर्जा थोड़ा सा क्या निकला है? कम। कोई दिक्कत? पक्का समझ में ना? धन्यवाद। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आते हैं। देखिए दुर्बल अम्ल और क्या है? दुर्बल क्षार, दोनों दुर्बल है तो इसके भी आयन को घुलाना पड़ेगा। अब देखो वहाँ शक्ति, यहाँ शक्ति नहीं लगा था, ऑटोमेटिक घुल जा रहा था। क्या वहाँ ऊर्जा खत्म होता? तो सुनिए, वहाँ ऊर्जा खत्म होता? नहीं खत्म हो रहा था। अगर समझ लोगे ना तो गलती नहीं होगा, ये हम बताना चाह रहे हैं। तो अब ध्यान दो, यहाँ पर तुरंत घुल गए तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी नहीं, तो इसलिए पूरा ऊर्जा क्या हो गया? निकल गया। और यहाँ पे थोड़ा सा ऊर्जा ये ले लिया, इसलिए यहाँ ऊर्जा थोड़ा सा कम हो गया। अब ससुरे दोनों मिले दुर्बल बाटन, ये हुक ऊर्जा चाहे, ये कहीं हूक दा, ये कहीं हूक दा, तो ले, तो दोनों मिले जब लेते हैं तो है देखो ऊर्जा कितना कम हो गया ना, 11.9। हाँ, इसको आप लिख लीजिएगा। ये डिफिनेशन आपके चाहे विद्या में चाहे कहीं भी हो, विद्या वाला डिफिनेशन मत लिखिएगा। और आपके फेयर वाला भी अगर हम फेयर देंगे उसमें भी दूसरा डिफिनेशन होगा, यही लिखेगा। ये सबसे सटीक और सबसे आसान है। उसमें देखिए थोड़ा कठिन लिखा है, 1 तुल्यांकी ग्राम भार फलाड में कल वो हो जाइए, गड़बड़ा जाए, वो इंटर का दे दिया है। तो कोई दिक्कत यहाँ किसी को? तो सही बताना, ये सबको समझ में आया?